हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस। नाउ अभी आपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करें शुरू। सबने रिवाइज कर लिया है ना इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर से? वो आना चाहिए इसको समझने के लिए। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो या तो लॉस्ट होगा किसी एटम से या तो गेन होगा। उसके बेस पे एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो आयन बन जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी इलेक्ट्रिक करंट। अभी करंट वर्ड सुन के क्या समझ आता है? करंट तो हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया होगा, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे। करंट, जब हम करंट बोलते हैं ना, करंट वर्ड वो किसके लिए यूज़ होता है? तो कोई भी चीज़ अगर तेज़ी से फ्लो हो रही है तो उसको हम बोलेंगे करंट। करेक्ट, किसी भी चीज़ का तेज़ बहाव मतलब कि करंट। बेसिक एग्जाम्पल है पानी, है ना। पानी जब फ्लो होता है, पानी कैसे फ्लो होता है? पानी जब फ्लो होगा तो उसको बोलेंगे हम वाटर करंट। करेक्ट। हवा बहती, हवा सा था वो, है ना। तो हवा बहती है, कैसे बहती है हवा? करेक्ट, हवा भी बहेगी तो उसको बोल देंगे एयर करंट। तो यही है, जब वाटर बहता है तो उसको बोलते हैं वाटर करंट, जब हवा बहती है तो उसको बोलते हैं एयर करंट। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। द बेसिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करंट का मतलब होता है फ्लो। किसका फ्लो? भाई अगर वाटर है तो उसको बोल देंगे वाटर करंट, है ना। अगर एयर है तो उसको बोल देंगे एयर करंट। सिमिलरली यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? कौन फ्लो हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे फ्लो रहे हैं हमारे चार्ज पार्टिकल्स, और इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। पानी बह रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर करंट। एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एयर करंट। इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट। अभी इलेक्ट्रिक करंट बहेगा कैसे, कहाँ से कहाँ बहता है ना। बहने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो इसको भी हम ये इन दोनों से समझ लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें याद हो बचपन में कुछ पिक्चर ड्रॉ करा करते थे हम लोग, ऐसे पहाड़, फिर सन, है ना, और एक नदी बहती हुई बनाते थे, ऐसे कुछ, है ना, ऐसा कुछ नदी बनाते थे। तो इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है पानी, ऊपर से ही नीचे आएगा। तो पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब किसी हाइट पे से वो लोअर हाइट पे आ रहा है या तो बेस पे आ रहा है। तो क्या मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड पे जा रहा है? ये हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड पे जा रहा है पानी। करेक्ट, हाई टू लो बह रहा है पानी। सिमिलरली एयर की बात करें, भाई एयर बहती कैसे, क्यों बहती है? क्योंकि एक जगह पे हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन होगा, दूसरी जगह पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन होगा। तो इसीलिए एयर पार्टिकल्स भी जो है, एयर पार्टिकल्स भी है। एयर बहती क्यों है? एयर पार्टिकल्स मूव ही क्यों होते हैं? बेसिक उसका लॉजिक यही है कि एक जगह पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स होंगे, एक जगह पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये सारे जो एयर पार्टिकल्स है हायर कॉन्सेंट्रेशन जगह से मूव करेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन जगह पे। तो ये मूव करे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो, दोनों में एक चीज कॉमन रही है, हाई टू लो हो रहा है। जब भी कभी फ्लो की बात करें तो फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। यही संसार का नियम है ना। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वेटिंग और इज ट्राइंग टू अचीव क्या? इक्विलिब्रियम। उनको इक्वल होना है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर लेते हैं। और इसी कोशिश में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन गया, है ना, ये फ्लो बन गया। तो यही है कि ये हर जगह हमको इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश में हाई टू लो फ्लो बहता रहता है। कहीं पे कोई चीज़ बढ़ गई तो वो चली जाएगी लोअर की साइड, ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। तो इसी संसार के नियम को मद्देनज़र रखते हुए
हमारे 1700 में एक साइंटिस्ट आए थे, बेन फ्रैंकलिन। उन्होंने बोल दिया कि भाई फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा ना, वो भी हाई टू लो ही होगा, है ना, क्योंकि संसार का नियम है, सारी चीज़ें जो है वो हाई टू लो ही फ्लो होती है। तो बेन फ्रैंकलिन साहब ने 1700 मतलब ये सारी आविष्कार होने से पहले, बहुत पहले की टाइम में उन्होंने बोल दिया कि भाई ये भी हाई टू लो ही फ्लो बनेगा। क्या हाई और क्या लो, यहाँ पे तो हायर ऑल्टीट्यूड था तो लोअर ऑल्टीट्यूड था, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन था, तो यहाँ पे क्या हाई और क्या लो, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये बताया हमें फ्रैंकलिन जी ने कि भाई करंट भी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। बाद में हमें पता लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता, बट इसको अलग डायरेक्शन अज्यूम करने से हमारी न्यूमेरिकली कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने इसी को फॉलो किया। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो हमने समझ लिया कि भाई ये हाई टू लो फ्लो होगा। अब समझते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। डेफिनेशन पढ़ ली, अब उसका हम न्यूमेरिकली फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में देखो क्या आया, रेट ऑफ, कभी भी कहीं पे भी पढ़ो रेट ऑफ समथिंग, रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टी, हमेशा करेक्ट। रेट ऑफ किसका रेट ऑफ हम दे रहे हैं, तो भाई चार्ज, तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो हमेशा याद रखना I क्यू टी, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए यूनिट देख लेते हैं। देखो चार्ज को मेजर करते हैं हम कूलम में, इसको मेजर कर लिया कूलम में, इसको मेजर करते हैं सेकेंड में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो ये बन गया इसका यूनिट कूलम पर सेकेंड। बट इसके यूनिट को हमने नाम दे रखा है, ये कूलम पर सेकेंड को ही हमने नाम दे रखा है आफ्टर अ साइंटिस्ट, तो इसको हम बोलेंगे एम्पियर। इसका एसआई यूनिट जो है वो है एम्पियर, एंड उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। एसआई यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे डिफाइन, सिंपल है, if 1 coulomb charge is passing through a wire in 1 second, 1 ampere current is flowing through it. Simple. So that is the definition for 1 ampere of electric current. Besides this, electric current को measure कैसे करते हैं। अभी कोई सर्किट है मेरे पास, किसी वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मैं कैसे पता लगाऊंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नोन एज एमीटर। क्या बोलते हैं उसको, एमीटर बोलते हैं, एमीटर, एमीटर। इसका फुल फॉर्म है एम्पियर मीटर, एम्पियर मेजर करने के लिए जो मीटर यूज होता है, तो ये बन गया एमीटर। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट योर इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट जो है हमने ये पढ़ लिया, डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, हमने ये पढ़ लिया कि इसको कैलकुलेट करते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से, हमने ये भी पता कर लिया कि भाई इसका यूनिट एम्पियर है और इसको मेजर करना है तो एम्पियर मीटर या एमीटर से मेजर करेंगे। नाउ क्या ये करंट हर जगह फ्लो होता रहता है, क्या ये करंट हर जगह फ्लो होता रहता है। द करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम एवरीवेयर, करंट विल ओनली फ्लो फ्रॉम अ स्पेसिफिक मटीरियल। तो कौन से मटीरियल से फ्लो होता है उसके बेस पे हम अलग अलग मटीरियल पढ़ते हैं। कौन से मटीरियल से करंट फ्लो होगा, तो वो है कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स। दो टाइप के मटेरियल पढ़ेंगे, वैसे और भी दो होते हैं, सुपर कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अभी के लिए पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या करते हैं,
जो करंट को अलाउ करे पास करने के लिए उनको बोलेंगे कंडक्टर्स. सो दीज मटेरियल्स विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम. तो इंसुलेटर्स क्या करेंगे? दे विल ऑब्वियसली नॉट अलाउ, है ना, दे विल नॉट अलाउ, doesn't allow the current to pass through them. अगर ये अलाउ करते हैं मतलब कि दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स. इनको गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. 100% कंडक्टर्स मुश्किल है. 100% कंडक्टर्स, 100% इंसुलेटर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एक ना एक तो पार्टिकल आ ही जाएगा. जैसे वो कुछ साबुन की ऐड में एक कीटाणु रह जाता है ना, वैसे इसमें भी कंडक्टर्स हम बोलते हैं कि ये अलाउ करते हैं करंट को पास करने के लिए, पर कोई ना कोई एक पार्टिकल तो आएगा जो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, है ना. सिमिलरली इंसुलेटर, वैसे तो उसका काम है करंट को पास ना करने देना, तो कोई भी करंट को पास नहीं करना चाहिए, बट एक ना एक पार्टिकल तो होगा कि नहीं भाई मैं तो जाने दूंगा, राइट. सो दैट इज हाउ अलग अलग मटीरियल को हमने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. अभी जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है वो गुड कंडक्टर कहलाता है, और उसमें हम ये बोलते हैं कि ये करंट को रोकता नहीं है ना, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो है. रेजिस्टेंस इज अगेन अनदर क्वांटिटी हम पढ़ेंगे. रेजिस्टेंस इज लो, जबकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. ठीक है. अभी करंट लेके कौन जाता है? हम बोलते हैं ना करंट फ्लो हो रहा है, तो कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं ना. तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं कौन कौन होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड्स में होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड गैसेस में होते हैं हमारे आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सेमीकंडक्टर्स में होते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं. बट हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो हम मोस्टली वायर में से करंट पास करने की बात करते हैं. तो वायर तो है एक सॉलिड मटेरियल, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई सॉलिड मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में अबंडेंस में होंगे, अबंडेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे होंगे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं होंगे, इसलिए बोलेंगे नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. दूसरा हमारा इसका एग्जाम्पल कि भाई कौन कौन से मटेरियल को हम एज अ कंडक्टर बोल सकते हैं. तो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं. ऑलमोस्ट सारे मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं. बिसाइड्स दैट ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन है ना, वो आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट के बारे में पीएम सर के वीडियो में, राइट. तो ये जो ग्रेफाइट है ये भी एक अच्छा कंडक्टर है. इंसुलेटर्स की बात करें तो सारे नॉन मेटल्स हैं, करेक्ट. वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पोर्सलिन एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट. तो ये सारे जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं. तो ये दो टाइप के मटेरियल हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. कंडक्टर्स विल पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम एंड इंसुलेटर्स विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम. अभी हमारा एक तो सवाल था, तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज़रूरी क्या है, इम्पॉर्टेंट कौन है, कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स? किसी एक के बिना दुनिया चलेगी क्या? किसी एक को पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे? एनी आंसर्स? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना प्लीज़ कि इसका आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए. मेरे हिसाब से जो एक जवाब है वो मैं बता देती हूँ, बट आप ज़रूर से अपना आंसर बताइए मुझे. तो कंडक्टर्स जो होते हैं, द कंडक्टर्स आर यूजफुल टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, करेक्ट. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ऑब्वियसली, ये सारा कम्युनिकेशन जो हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, तो वायर तो चाहिए, मतलब कंडक्टर चाहिए. बट इंसुलेटर्स के बिना चलेगा क्या? अगर वायर के ऊपर वो रबर कवरिंग नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. हर जगह करंट फैल जाएगा. फिर जहाँ पे वायर टच होगा, दो वायर्स भी टच होंगे तो भी करंट फैल जाएगा, है ना. पॉजिटिव नेगेटिव टच हो गए तो हो जाएगा फिर स्पार्क, है ना. स्पार्क तो छोटा सा वर्ड है, बट फिर भी इट कुड बी डिजास्ट्रस. तो इसलिए दोनों ही
इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं जो कब से बोल रहे थे ना, फ्लो फ्लो फ्लो। हमें बेन फ्रैंकलिन सर ने कुछ बोला था और फिर हमने बोला कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता है, तो ऐसा क्यों, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जो करंट है वो दो नाम से जाने जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, बहती हवा सा था है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है वो ये यहाँ पे, ये। बट बेन जी ने बोला था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सिंपल सा एक बैटरी सेल जो आप रिमोट कंट्रोल में डालते हैं, करेक्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोनों साइड अलग अलग डिस्क लगी होती है। ये इस पार्ट को बोलते हैं डिस्क, वेयर एज दिस पार्ट इज नोन एज कैप। अगर इसको देखें आप, नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिखेगा आपको, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिखेगा आपको, करेक्ट। सो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द सेम साइंस आर गिवन हियर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, करेक्ट। ये जो सेल है इसको हम डिनोट कर लेते हैं विथ दिस पर्टिकुलर सिंबल, जहाँ पे द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रेफरेंस, करेक्ट। इसके अंदर से करंट बहता है क्या? द आंसर इज नो, इसके अंदर से करंट नहीं बहता है। इसकी वजह से अगर आप वायर से कोई भी अप्लायंस जोड़ देंगे तो उसके अंदर से करंट बनेगा, है ना। दिस इज नॉट हार्ट, करेक्ट। ये है लैंप का सिंबल। तो हमने एक लैंप लगा दिया है इन द सर्किट जस्ट टू चेक, अगर करंट पास होगा तो लैंप ग्लो होगा। तो ये सेल जो है ये हम ऐसे लगा देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड। इस सेल के अंदर होता है मटेरियल, करेक्ट। ये मटेरियल जो है ये इस तरीके से सिचुएटेड होता है, अगर आप ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसके साथ जो मटेरियल होता है उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अबंडेंस। तो नेगेटिव टर्मिनल के पास जो मटेरियल है उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो डॉट्स है, लेट मी से दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एट नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास इन अबंडेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे हार्डली एनी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी वो एक कीटाणु, एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, मटेरियल जो होता है सेल के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ पे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एब्सेंट है इसलिए इस टर्मिनल को बोलेंगे मोर पॉजिटिव टर्मिनल, करेक्ट। एंड इस टर्मिनल को बोलेंगे मोर नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उधर। तो अभी अगेन संसार का नियम क्या, इक्विलिब्रियम अचीव करना है ना। तो ये इसके अंदर से तो नहीं पास हो सकते, इनके बीच में कोई हम कनेक्शन नहीं बनाते कि ये पास कर पाए, करेक्ट। ये सेल जो होते हैं इसमें ये दोनों सेक्शंस आइसोलेटेड होते हैं, तो ये अंदर से पास नहीं कर सकता, पर इसको पास तो होना है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करना है। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये यहाँ से पास करना चालू कर देंगे। एंड अगर इसने यहाँ से पास करना चालू किया मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होना स्टार्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो पास होते हैं वो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसलिए अगर आप देख रहे होंगे ये ब्लू छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो बह रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दैट इज योर इलेक्ट्रॉन करंट। द flow, the actual direction of flow of electron or flow of charge particles is known as electron current. ये हमें बहुत बाद में पता चला था, करेक्ट। पर बेन फ्रैंकलिन सर ने पहले ही कह दिया था कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, करेक्ट। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, द कन्वेंशनल करंट और द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट वी अज्यूम इज नोन एज द कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल,
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अभी ये कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, वो तो हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन करंट तो समझ आ रहा है ना, बट ये तो हमने सिर्फ अज्यूम ही कर लिया है ना। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा सा थ्योरी है, छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देती हूँ। इसको बोलते हैं एम्प्टी चेयर एनालॉजी। इसका क्या लॉजिक है ये समझेंगे एम्प्टी चेयर एनालॉजी से। एम्प्टी चेयर एनालॉजी क्या है वो देखते हैं। देखो, अज्यूम कर लो 4 दोस्त हैं और सामने 5 कुर्सियाँ पड़ी है ना। 4 दोस्त हैं और 5 चेयर है। चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5, है ना। अभी दोस्त तो 4 ही है, तो 4 दोस्त जो हैं वो अलग अलग चेयर पे बैठ गए इन सीक्वेंस। मैं इनको बोलती हूँ कि एक सीट आगे बैठ जाओ। कहाँ चले जाओ? एक सीट आगे चले जाओ। तो अभी क्या ये 1 सीट 1 पे जो बैठा है क्या वो मूव कर सकता है आगे? नहीं, उसके आगे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना वो। सबसे पहले किसको मूव करना पड़ेगा? सबसे पहले मूव करना पड़ेगा हमारे नंबर 4 को। तो नंबर 4 पे जो बैठा है वो चला जाएगा नंबर 5 पे। तो देखो अब क्या सिचुएशन अराइज हो गई। नंबर 4 वाला पर्सन चला गया नंबर 5 पे, तो यहाँ की चेयर अभी फिल हो गई। नेक्स्ट पर्सन जो नंबर 3 पे था वो अब आ जाएगा नंबर 4 पे। क्यों? क्योंकि चेयर खाली थी ना। देखो जब 4 ने मूव किया तो 4 नंबर की सीट खाली हो गई। 3 नंबर पे था पर्सन, 2 नंबर पे भी था और 1 नंबर पे भी था पर्सन। करेक्ट। तो देखो पर्सन जो दोस्त मूव किया उसने मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसने कैसे मूव किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो सीट 4 से सीट 5 पे गया, है ना। समझ आ रहा है बेटा? आर वी ऑन द सेम पेज? वी आर ऑन द सेम लिंक, ऑन द सेम वीडियो। फिर भी देखो 4 दोस्त है, 5 सीट है, चारों दोस्त एक एक सीट पे बैठ गए, एक सीट खाली रही। अब मैंने उनको बोला कि एक एक सीट आप शिफ्ट कर लो। तो शिफ्ट कौन करेगा? जिसके सामने एम्प्टी सीट है वही शिफ्ट करेगा ना पहले। तो ये यहाँ पे नंबर 4 पे जो बैठा था वो मूव कर गया नंबर 5 पे। तो अभी नंबर 5 वाली सीट भर गई, है ना। द पर्सन मूव्ड फ्रॉम 4 to 5। तो जो इलेक्ट्रॉन है, द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव किया ऐसे फ्रॉम 4 to 5। करेक्ट। एम्प्टी चेयर को देखो जरा। एम्प्टी चेयर थी पहले नंबर 5 पे, अब वो आई है नंबर 4 पे, है ना। तो एम्प्टी चेयर जो आ गई वो आ गई आपकी नंबर 4 पे। तो इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। It is opposite to the direction of charge particle. That is how we compare the person with electron जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड कन्वेंशनल करंट को एम्प्टी चेयर से कंपेयर करते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी ये सारे स्टेप्स आप 1 by 1 करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये एम्प्टी चेयर है, वो फिर 3 पे शिफ्ट हो गई, फिर वो 2 पे शिफ्ट हो गई। तो दिस इज एम्प्टी चेयर एनालॉजी, जिसको हम समझते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई कन्वेंशनल करंट जो बह रहा है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो कैसे समझे, वो कैसे समझ आता है। तो समझ आता है विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी चेयर एनालॉजी। ठीक है। सो दैट इज आवर कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन बीइंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन करंट। हम सारी जगह पे जब भी हम करंट की बात करेंगे या फिर करंट डायरेक्शन की बात करेंगे, हम हमेशा ही इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन करंट की बात नहीं करेंगे। तो एवरीवेयर वी आर सेइंग इलेक्ट्रिक करंट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर करंट, कन्वेंशनल करंट, whose direction is from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery. That is the flow or that is the direction of your electric current. चलिए अभी देख लेते हैं कि करंट जो हमने देखा, कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट, क्या वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से फ्लो होता रहेगा या फिर कोई वेरिएशन आएगा? तो यस, देयर इज अ वेरिएशन, जिसके बेस पे हम करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट एसी या फिर डायरेक्ट करंट डीसी बुला सकते हैं।
तो हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो रेट ऑफ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो है हम एक ग्राफ क्रिएट करते हैं जहाँ पे लेट्स प्लॉट इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है टाइम एक्सिस पर सेकेंड जहाँ पे टाइम, एंड ये है करंट एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। ये अपना ओरिजिन। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा करंट होता है दैट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। अगर मैं ये कहूँ कि 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है किसी वायर से, तो 5 एम्पियर करंट, लेट्स से यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है करंट की, 1 2 3 4, कहीं यहाँ पे अगर मुझे 5 एम्पियर करंट मिल रहा है, एंड अगर नीचे की साइड देखें तो अगर यहाँ पे मुझे -5 एम्पियर करंट मिल रहा है, एंड डायरेक्ट करंट में लेट्स से 5 एम्पियर करंट यहाँ पे है, तो इनका डायरेक्शन अगर मुझे प्लॉट करना है तो ये 0 से स्टार्ट होके 5 एम्पियर पे जाके वापस से, that is how your alternating current will pass. Whereas if we talk about direct current जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में विदाउट एनी फ्लक्चुएशन इन इट्स मैग्नीट्यूड इट विल फ्लो। रियलिटी में देखें तो डायरेक्ट करंट एकदम स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलता है, वो हम रेक्टिफायर नाम के इंस्ट्रूमेंट से AC को ही DC में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, हाईएस्ट पीक नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन। 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम वैल्यू तक जाना, वापस 0 पे आना एंड वापस मिनिमम वैल्यू पे जाना, दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर 5 एम्पियर AC करंट फ्लो हो रहा है या AC है 5 एम्पियर AC, दिस इज हाउ इट फ्लोज। हमारे घर पे जो करंट आता है उसका रेटिंग भी यही होता है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 5 एम्पियर करंट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने अगर याद करें तो जब वेव पढ़ा था तब फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे ये टाइम है, लेट्स से यहाँ पे हमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 seconds. तो the frequency of the particular wave that I have drawn here, 1 सेकेंड में ये कितना वेव हो रहा है, सिर्फ आधा ही वेव हो रहा है कंप्लीट। This is one full wave. So that is why the frequency of this particular wave is 0.5 hertz. जो हमारे घर पे आता है करंट that is 50 hertz. मतलब कि 1 सेकेंड में ये 50 बार ऊपर नीचे होगा, करेक्ट। एंड दिस इज द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमें लाइन सप्लाई से मिलता है। लाइन सप्लाई यानी कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई आता है दैट इज लाइन सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आता है दैट इज लाइन सप्लाई, दैट ब्रिंग्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू आवर प्लेस। तो फिर डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट करंट जो मैंने आगे सेल दिखाया था, सेल्स, बैटरीज जो स्टोर्ड होती है, सेल्स, बैटरीज, हमारा पावर सप्लाई, जो आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर है, इट्स अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ अ पावर सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये 220 से 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को लेके उसको 4-5 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। 5 एम्पियर करंट लेके अभी 2 एम्पियर करंट करके देता है। तो दैट इज़ अ बेसिक पावर सप्लाई, वो भी हमको DC देता है, करेक्ट। सो दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज डायरेक्ट करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इन टर्म्स ऑफ 50 हर्ट्ज और सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज होगी। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट क्रॉसिंग द time axis here, it is not crossing the axis, it is following a single direction and that is why it will have frequency 0 hertz. अगर alternating current flow हो रहा है तो इसकी वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमको हीटिंग इफेक्ट देखने मिलेगा। वी विल बी एबल टू सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वेर एज इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट करंट हमें ना सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देखने मिलेगा but heating effect, chemical effect, magnetic effect, हमें तीनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे इन डायरेक्ट करंट।
ओके, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. इसके अलावा अगर हमें हायर या लॉन्गर डिस्टेंस पे करंट को भेजना है तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं. इसमें लॉस हमें कम मिलता है. डायरेक्ट करंट में लॉस बहुत ज़्यादा है. ये धीरे धीरे बिकॉज ऑफ अटेन्यूएशन ऑन द वे इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो मुझे 5 एम्पियर भेजना था, उधर 5 एम्पियर को पहुंचना था, बट पहुंचा 3. करेक्ट. तो ऐसा हो सकता है. दैट इज़ वाई वी यूजुअली सेंड दिस. एंड रास्ते में हम और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा के रखते हैं सो दैट वी गेट द प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ करंट. So that is your alternating current and direct current. Hope you understood. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, तो सबको समराइज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा. अब ये हम इतनी बार करंट के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये वेक्टर है? नो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि भले ही हम डायरेक्शन की बात करें, बट इट्स नॉट लाइक इट इज मूविंग एट अ सर्टेन एंगल थीटा. करेक्ट. इट इज ऑलवेज मूविंग टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दैट इज वन थिंग. दैट इज वाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज properties of current. Current will only pass through good conductors. Good conductors will allow the current to pass through it. Next, and a little important, क्योंकि ये अलग है, अगर मैं I करंट पास करती हूँ किसी भी एक वायर में, लेट्स से वायर की साइज ये है ना, वायर के अंदर जाके लेट्स से इस I1 बुला लेते हैं. फिर वायर की साइज ना मैं इंक्रीज कर देती हूँ. I2, यहाँ पे I2 बह रहा है, वही करंट जो मैंने भेजा था. फिर वायर की साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं. लेट्स से इधर बहने वाले करंट को I3 बोल देते हैं. करेक्ट. तो क्या मैंने यहाँ से I जो भेजा था वो बदल गया? क्या वो इंक्रीज हुआ? क्या वो डिक्रीज हुआ? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. It won't increase or decrease. I1 will be equal to I2 will be equal to I3. तो जितना हमने I भेजा था वो उतना ही रहेगा. Because of change in cross sectional area, the value of current passing through the wire will not change. So that is also one of the very important property. Next, अगर हमारे पास करंट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, क्या अगेन n number of charge particles are passing through the wire in 1 second, then current की वैल्यू बन जाती है n into q divided by t. ये चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है ना, जो भी चार्ज होगा n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो बेसिकली ये बन गया q इज इक्वल टू n by t. करेक्ट. नेक्स्ट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट करंट. अगर मेरे पास करंट मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं हर टाइम जब करंट मेजर करने जाती हूँ करंट की वैल्यू डिफरेंट आती है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड जब मेजर किया मैंने तो लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे इन 1 सेकेंड. नेक्स्ट टाइम 11 पास हो गए इन 1 सेकेंड. नेक्स्ट टाइम शायद 9 पास हुए इन 1 सेकेंड. तो द अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट आर पासिंग थ्रू अ वायर माइट कीप चेंजिंग. तो टू गेट अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इक्वेशन what we do is we find change in the amount of charge particle with change in time. तो हम इसको डेल्टा Q ओवर डेल्टा T बोलते हैं. अगर मैंने टाइम रखा 1 आवर, 1 आवर तो बहुत लंबा टाइम हो गया, उसमें तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जाएंगे. करेक्ट. तो उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी कंपेयर्ड टू अगर मेरे पास करंट मेजर करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है. बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में मैं करंट मेजर करके फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना भी मुझे चाहिए. तो इसके लिए हम मेजर करेंगे करंट विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मीनिंग
बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मीनिंग बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी. दैट इज वन मोर वे टू मेजर योर इलेक्ट्रिक करंट. आ गया समझ? दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो while solving the questions. So besides this, these are the properties of electric current. Now we will try and solve some questions based on electric current. So let's solve some questions. First question, read the question, find current passing through a conductor when 10 coulomb charge passes through it in 5 seconds. सो 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है. अगेन जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ लिस्ट कर देना क्या क्या चीज़ें दे के रखी है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में दे के रखा है कोई तो करंट पास हो रहा है जो हमें ढूंढना है. I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अ कंडक्टर व्हेन 10 कूलम चार्ज. तो 10 कूलम चार्ज हमको क्यू दे के रखा है, क्यू दे के रखा है क्यू दे के रखा है, राइट. तो क्यू दे के रखा है 10 कूलम एंड टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारा भाई 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में चार्ज पास हो रहा है 10 कूलम. क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है इसको फाइंड करने की? हाँ बिल्कुल है, द बेसिक फॉर्मूला फॉर करंट. तो सॉल्व कर लेते हैं. I इज इक्वल टू क्यू टी, पढ़ा था ना हमने, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. सो क्यू की वैल्यू रख देते हैं 10 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू रख देते हैं 5. तो कितना आ गया हमारा करंट? करंट आ गया 2 एम्पियर. कूलम पर सेकेंड नहीं लिखेंगे बेटा, एम्पियर लिखेंगे. करेक्ट. सो दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन फॉर योर इलेक्ट्रिक करंट. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल से, एग्जाम्पल नंबर 5 इन योर मॉड्यूल. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पहले पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट लिस्टिंग द थिंग्स. पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड द क्वेश्चन. Okay, now we will list the quantities that are already given in the question. So the quantities that are given, a current of 0.5 ampere, मतलब current given है already 0.5 ampere, is drawn by a filament of electric bulb for 60 second. Time दे के रखा है 60 second. The amount of electric charge that flows through the circuit is, charge पूछा है, simple. तो again we can use the formula that we used in the previous question. कौन सी formula use की थी? I is equal to Q by T. Let's use that formula. I is equal to Q by T. ढूंढना है हमको Q, तो Q को सब्जेक्ट बना लेते हैं. Q IT is equal to, I is 0.5 times T is 60. 0.5 into 60 will be 30. So our electric charge will be 30 coulomb. So the correct option will be option number 1, 30 coulomb. Okay, moving on to next question. चलिए पढ़िए. 1 ampere hour is equal to, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. 1 ampere hour, try and do it yourself. चलिए साथ में कर लेते हैं. 1 ampere hour, पहले तो करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, जहाँ पे हम करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में एंड टाइम टी को मेजर करते हैं सेकेंड्स में. बट यहाँ पे हमको क्या बोल के रखा है? 1 एम्पियर हमें ये पता है इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. बट हमें ये बोल के रखा है कि 1 एम्पियर आवर, यहाँ पे अगर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड करूँ तो ये बन जाएगा एम्पियर सेकेंड. ये क्या बन जाएगा? एम्पियर सेकेंड. बट मुझे चाहिए एम्पियर आवर. तो भाई 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? देखिए सिंपल है, 3600 सेकेंड्स इज 1 आवर. तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 आवर. करेक्ट. तो 1 आवर, यहाँ पे अगर मुझे सेकेंड को आवर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? आवर के फॉर्म में लिख देते हैं 3600 आवर. करेक्ट. तो ये बन गया ना 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू हाउ मच? ये तो 1 कूलम है.
करेक्ट। तो 1 एम्पियर आवर बनने के लिए ये 3600 मुझे निकालना पड़ेगा दूसरी साइड। सो लेट्स टेक 1 एम्पियर यहाँ पे रखते हैं, 1 आवर यहाँ पे रखते हैं, तो दूसरी साइड क्या ले लेंगे, दूसरी साइड ये 3600 जाएगा, तो दिस विल बी 3600 कूलम। आ गया आपका 1 एम्पियर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। सो 1 एम्पियर आवर बिकम्स 3600 कूलम। वैसे देखा जाए तो यही करेक्ट ऑप्शन था पहले से ही, क्योंकि मुझे पता ही था कि इसको हम सिर्फ कूलम में मेजर करते हैं, बाकी के सारे जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग दे के रखे हैं, एम्पियर है, जूल है, वॉट है, करेक्ट। तो ये तो गिवन ही था, बट फिर भी इफ़ यू हैव टू सॉल्व, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर लिस्ट करते हैं गिवन चीज़ें, ट्राई एंड डू इट योरसेल्फ इफ़ यू कैन। ओके, चलिए अब लिस्ट कर लेते हैं चीज़ें। इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 3.2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड, टाइम दे के रखा है 1 सेकेंड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, I इज इक्वल टू Q बाई टी का ही दूसरा वर्जन, Q को मैं लिख सकती हूँ NE बाई टी, देयरफॉर N को क्या लिख सकते हैं, IT डिवाइडेड बाई E, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द electric bulb, T is the time for which the bulb is kept on, and E is the charge on a single electron. चलिए replacing all the values, I की value है 3.2 एम्पियर, 3.2 into time is 1 second divided by charge on 1 electron is given by 1.6 into 10 raised to minus 19. 10 raised to minus 19 ऊपर जाएगा, बन जाएगा plus 19, and this is cancelled by 2. Therefore आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 2 into 10 raised to 19 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ है 2 into 10 raised to 19 इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगेन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन this is a PYQ question, it was asked in competitive exam. So competitive stuff, question number 5. If 6.4 ampere current flows continuously for 4 seconds, I is equal to 6.4 ampere, T is equal to 4 seconds through a circuit, find the number of electrons flowing, N is equal to question mark. Again same solution like the previous question, I is equal to Q by T, which is equal to NE by T. Therefore, N will be equal to I times T divided by E. Replacing all the value is equal to I is your 6.4 into T is 4 seconds divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. If you know the tables correctly, this 4, 1.6 times 4 is 6.4, therefore your N becomes 16. 4 times 4 becomes 16, 10 raised to minus 19 goes up, becomes plus 19. So this is 16 into 10 raised to plus 19, 16 into 10 raised to plus 19. This should be your correct option. That is all that we need to solve related to electric current. I hope you understood the concept of electric current and understood how to solve the questions on that as well. Let me know if you have any doubts in the comment section, and we'll help you out with another video for the same. Again, this is all for electric current. I'll see you in next video. Bye bye.